संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं श्वेता नरेश आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दरबार में आए हुए सब सेवादारों का, सब गुरु परिवार का वेलकम है। और गुरु जी से हम सब आज ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं। जैसा कि अभी हमने सुना, मेरे गुरु जी हैं पालनहार, अंग संग रहते हैं। जब सजता है दरबार, अंग संग रहते हैं। सालों पहले जब मैं गुरु जी से मिलने गई थी, इसका मतलब नहीं था पता, बट लंगर के बाद ये सारे भजन सुने थे। अब जाके ये समझ आता है कि सच में जब हम मन से कितना भी छोटा, कितना भी सिंपल दरबार गुरु जी के लिए लगाते हैं, तो वो चाहे एक क्षण के लिए ही सही उस दरबार में जरूर आते हैं। और हमारे इस दरबार में भी आज गुरु जी आए हुए हैं। मैं दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी का, गुरु जी के सेवादारों का और गुरु जी की संगत का वेलकम करती हूँ। और गुरु जी की आज्ञा से उनके साथ जो मेरी अपनी सेंसेस में जर्नी है, गुरु जी तो यही कहते थे, तुम्हें नहीं पता मैं कब से तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब मुझे होश आया, वो टाइम था संगत जी सन 2000। बाकी बहुत सारी जर्नी है, बहुत सारी नादानियां हैं, बहुत सारी बेवकूफियां हैं। अब तो बस जैसे गुरु जी मुस्कुराते हैं, उनकी तरफ देख के अपनी उन्हीं नादानियों पे हंसी भी आती है। लेकिन ये भी समझ आता है कि जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और अपने साथ लिया है, तो कोई कारण होगा। और ये जर्नी की जो स्पीड है, कई बार लगता है गुरु जी बहुत धीमी चाल है, थोड़ा सा और बड़ा कर दो, थोड़ा सा अपने लायक और बना दो। फिर यही समझ आता है कि नहीं, सबकी जर्नी की स्पीड अपनी है, सबके कार्मिक अकाउंट अपने हैं। जैसा कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि जब तुम मेरी शरण में आते हो, मैं तुम्हारे 90%, 90% कर्म मैं ले लेता हूँ, लेकिन बाकी 10 का हिसाब तो मुझे ही देना है संगत जी। और वो 90% 1 करोड़ का है, 1 लाख का है या 100 का है, ये तो मेरी पिछली गठरी कर्मों की जानती है। तो इसलिए अब ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं, बहुत शिकायतें भी, मन में बेचैनियां भी होती थी गुरु जी के दरबार में जाकर। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये एहसास कराया, इस जड़ बुद्धि को खोला और बताया ये तेरी जर्नी है। तब समझ आया कि जो गुरुजी बोलते थे मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन करो, क्योंकि हम सब उनके दरबार के रोगी हैं जिनको उन्होंने अपनी शरण में लिया है। हम सबका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग है। गुरुजी हमेशा कहते थे मैं यहाँ मिरेकल करने नहीं बैठा, लेकिन हम हमेशा उनके पास जाते थे कुछ मिरेकल्स की उम्मीद से। कई बार वो हमारे जैसे नादान बच्चे को बहलाने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे हाथ में देते थे ताकि हम थोड़ा सा बंधे। लेकिन वो जो सच में गुरुजी बोलते थे, जो असली चीज मैं देने आया हूं, वो तो तुम कभी मांगते ही नहीं। क्या करें गुरुजी, उतनी समझ ही हम में नहीं है। हम सच में बहुत नादान है संगत जी। धीरे धीरे ही सही हमें समझ आ रही है। इसके लिए मैं हमेशा गुरु जी को शुक्राना करूंगी। संगत जी 2000 में, एक्चुअली तो 1 साल पहले ही मुझे एक इनविटेशन आया था, मैसेज आया था कि आप गुरु जी के पास चलोगे। संगत जी उस वक्त इतनी कैजुअली हम कहीं से भी उठ के एम्पायर स्टेट नहीं पहुंचते थे। एक तरह से मैसेज कन्वे किया जाता था कि बुला लो अगर आपने अपने किसी जानकार को बुलाना है। और उसी तरह से मेरी सिस्टर मुझे बोलती रही, क्योंकि उस वक्त मैं एक प्रॉब्लम को सफर कर रही थी जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोला जाता है। समझ थी आजकल ये थोड़ी बीमारियां कॉमन हो गई है, बट 2000 में इतनी कॉमन नहीं थी।
और मैं 96 से इसे सफर कर रही थी और इसकी दवाइयां जो थी वो मुझे सूट नहीं कर रही थी और मैं अल्टीमेटली डॉक्टर्स के कहने पे जब पीक पर प्रॉब्लम आती थी तो स्टीरॉइड्स पे रहती थी। एंड संगत जी, स्टीरॉइड्स पर एक ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म तक नहीं रह सकता। कोरोना के बाद हम सबको स्टीरॉइड्स का मतलब समझ आ गया है। 10-12 दिन में ही हमारे स्टीरॉइड्स को स्टॉप कर देते डॉक्टर, इतनी प्रॉब्लम में भी मैं काफी मंथ्स तक स्टीरॉइड्स पे रहती थी और काफी के भी डोजेस पे रहती थी, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत थे। बट मेडिकल साइंस में कोई दवाई नहीं थी, जो दवाई थी वो मुझे सूट नहीं कर रही थी। तो एक तरह से मैं चल रही थी। एंड संगत जी, मैं सिंपली बता रही हूँ, मैं भी उन नादान इंसानों में से थी जो ये मानते थे कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं नास्तिक थी, मैं भोले बाबा में विश्वास करती थी, लेकिन इंसान के चोले भगवान हो सकता है ये मैं नहीं मानती थी। और मैं किसी गुरु को मानना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं लॉजिक्स में बहुत बिलीव करती थी। जैसा कि गुरु जी कहते हैं, मेरे पास अकल मुझे लगता था बहुत ज्यादा थी, पढ़े लिखे थे, एक नॉर्मल इंसान थे, जितना कुछ हेल्प किसी के कर सकते थे करते थे, किसी की बुराई नहीं करते थे। तो उस डेफिनेशन में लॉजिक की मुझे लगता था मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ और मैं सही कर रही हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, तो मैं किसी इंसान को जाके अपना गुरु कैसे बनाऊं? तो संगत जी, ये हम में से काफी लोगों की कश्मकश होती है जब तक हमें गुरु का मतलब नहीं समझ आता। अब यही बात हुई जब सबने ठुकरा दिया। मेडिकल साइंस जो लॉजिक्स पे चल रही थी उसने भी मुझे जवाब दे दिया कि इसका कोई इलाज नहीं, ये बीमारी अपने आप सप्रेस भी हो जाती है सालों तक, अपने आप ही एग्रीवेट भी हो जाती है। तो उस पे चल रहे थे, स्टीरॉइड्स पे सफर भी कर रहे थे। ये 1999 के एंड की बात होगी। मेरी बीमारी बहुत बड़ी हुई थी। मेरी सिस्टर ने 2-3 बार बोला मुझे कि तुम्हारे लिए मैसेज है, उनके कोई सीनियर गुरुजी के पास जाते थे कि उन्होंने मुझे बोला है आप अपनी बहन को गुरुजी के पास लेके आओ। और मैं उसको हमेशा बोलती थी मैं नहीं जाऊंगी किसी गुरु के पास, मेरे बस का नहीं है ये गुरुओं के पास। सॉरी गुरुजी, माफी गुरुजी, बट मैं ऐसी ही थी गुरुजी। तो मैं ये शेयर जरूर करूंगी कि मैं कितनी नादान थी और आपने फिर भी मुझे किस तरह से अपनाया। संगत जी, 3-4 मैसेज के बाद, जून का मंथ था 2000 के, मेरी सिस्टर आई, गर्मियों के दिन थे, पीक गर्मियां थी और मुझसे गर्मी टॉलरेट बिल्कुल नहीं होती। उन दिनों में ये हाल था संगत जी कि मैं एक चपाती भी पूरे दिन में नहीं खाती थी। कुछ भी खाती थी या तो वॉशरूम भागती थी या वॉमिट करती थी। मेरी सिस्टर शाम को आई, चलो दीदी आप चलोगे। उनका कहाँ जाना, कहती नहीं आज तुम चलोगे। मम्मी के घर गई हुई थी, वहां से वो मुझे जबरदस्ती। जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी, मैंने एक ही शब्द पूछा था, वहां टॉयलेट होगा। संगत जी, क्योंकि उस वक्त मेरी लाइफ में सिर्फ यही था, या तो पड़ी रहती थी, लेटी रहती थी, या वॉशरूम जाती थी जबरदस्ती कुछ खाने के बाद। वो सिस्टर मेरी ने बोला आप कुछ नहीं पूछोगे, बस आप चलो। जबरदस्ती मुझे बिठा के ले गई और हम इतनी दूर जा रहे हैं और मैं यही सोच रही हूँ भाई ये कौन सा गुरु है जो रात के टाइम हमें बुला, क्योंकि जनरली गुरु होते थे, सत्संग होते थे दिन के टाइम, सुबह के टाइम 4 बजे, शाम को 5 बजे। एंड यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में थे, बहुत सारी बेचैनियां थी, बहुत सारे लॉजिक्स थे। बस सिस्टर का एक ही इंस्ट्रक्शन था, छोटी सिस्टर थी बट उस वक्त बॉस बनी हुई थी, कमांड दी जा रही थी, कुछ मत बोलना, चुप रहना, क्योंकि उसे पता था मैं हर चीज में डिबेट और आर्ग्यूमेंट्स करूं। सिर्फ जो सब कर रहे हैं फॉलो करना, दीदी प्लीज कुछ मत बोलना। हम चले, एम्पायर एस्टेट में जूते बाहर उतारे, अंदर आए। जैसा कि संगत जी आप सब जानते हैं, जब हम अंदर एंटर करते हैं, अंदर से जाते ही सीढ़ियों में नीचे उतर के राइट में हम टर्न करेंगे तो गुरुजी मिलेंगे हमें। उस दिन वहां से टर्न करते जो एक कॉमन मैन की फीलिंग्स होती हैं रिगार्डिंग गुरु, या तो वो भगवे कपड़ों में होंगे, दाढ़ी मूछे होंगी, बट ये क्या था, जैसे ही टर्न किया, इतना ब्यूटीफुल, इतना प्योर, ये कैसा गुरु है, इतने फैंसी कपड़े, इतने ब्राइट कलर्स,
और उसमें इतना प्योर वाइट, कुछ समझ ही नहीं आया, कंफ्यूज से हो गए। चलो पीछे पीछे सिस्टर चलते गए, गुरुजी के माथा टेका। माथा टेकने में संगत जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेरे से बड़ा है, कोई समझ में बड़ा है, उसमें मुझे कभी प्रॉब्लम या ईगो ऐसा नहीं आया था। माथा टेका, हम आके बैठ गए। गुरुजी ने पहले दिन हमें ऊपर बिठाया, मुझे वहां पे ऊपर हमें फिर प्रसाद, उन दिनों में संगत जी गुरुजी अपने हाथ से हम सबको देते थे। और उस वक्त गुरुवाणी चलती थी, समझ नहीं थी। शिव जी के थोड़े से जो आरती और पूजा थी, भजन थे, वो मुझे आते थे। गुरुवाणी मैंने कभी सुनी नहीं थी, गुरुद्वारे में एक दो बार गई थी मैं कभी। तो संगत जी गुरुवाणी तो मुझे कोई याद नहीं है क्या बज रहा था वहां पे, क्योंकि समझ नहीं थी, बट एक पीसफुल माइंड था, एटमॉस्फेयर अच्छा था, अच्छा हो रहा था। और एक चीज जो मुझे वहां दिखी थी, मैं तो इतनी पॉलिटिकल लोगों को पहचानती नहीं थी, मेनका गांधी जी दिखी थी। तो मुझे यही लग रहा था कि एक लॉजिक वाले माइंड को, कि अगर मेनका गांधी यहाँ आ रही है तो कुछ तो होना चाहिए यार। चलो, दिमाग चल रहा था, लगातार चल रहा था, मुंह तो चलाना बंद करा दिया गया था। ऊपर गए, मेडिटेशन करने बैठी, जो थोड़ी बहुत मुझे मेडिटेशन आती थी उसमें मैंने यही बोला, सिर्फ हो सकता है कि ये ह्यूमन बीइंग है, गॉड तो मैं मान ही नहीं सकती थी उस वक्त उनको, ये ह्यूमन बीइंग है, अच्छी ओरा होगी, अच्छी पावर होगी, तो मैं भी मेडिटेशन कर रही हूँ, उनको पता है मैं परेशानी में आई हूँ, वो मेरे को अपने आप समझेंगे। संगत जी वो मेरे को अपने आप समझेंगे, ये मेरा भाव था अपने गुरु के सामने। आज सोचते हुए शर्म भी आती है, हंसी भी आती है, बट फिर ये भी आता है कि हम इतने पापी, इतने नालायक, इतने नादान थे, तभी तो गुरु ने हमारा हाथ थामा और हमें संभाला कि नहीं, तुम्हें यहां से बाहर निकलना। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी प्रसाद लेके नीचे आए, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जो पर्सन इतने दिनों से एक चपाती डाइजेस्ट नहीं कर रहा, गुरु जी ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक इतना बड़ा मोतीचूर का लड्डू, जो बड़े वाले लड्डू होते हैं, मेरे दोनों हाथों में थमा दिया। और सिस्टर उसका वही लाइन, दीदी उस वक्त प्रसाद हम हॉल में नहीं खाते थे, बाहर जाकर के, गेट से बाहर जाकर के रोड पे जहाँ पे जल प्रसाद का टैंक वो रखा होता था ड्रम, वहीं पे खा के हैंड वॉश करके वापस आना होता। सिस्टर बाहर गई, पूरा डिसिप्लिन, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई बात नहीं, कोई शोर नहीं, कि कोई मौका नहीं कि मैं कुछ बहस करूं या बात करूं। बस वो धीरे से बोल रही थी, इसको यही फिनिश करते हैं, आपको करना। तब तक हमें नहीं था मालूम, जो गुरुजी ने कहा था, ऐथे खाया तो दवाई है, घर जाके खाया तो मिठाई है, नहीं था पता। और तब तक इतनी कॉमनली गुरुजी के वचन हमें बताए भी नहीं जाते थे संगत जी। आज तो हम इतने लकी हैं कि एक बार भी उठ के जाते हैं तो गुरु की शरण हमें मिल जाती है, सत्संग हमें मिल जाता है। ये समझ बहुत बाद में आई, और ये गुरु जी का वचन भी बहुत बाद में कान में पड़ा, बट ये उस वक्त पता था कि फिनिश यहीं पे करना। संगत जी विक्रम अंकल आवाज ठीक आ रही है? जी आंटी बिल्कुल ठीक है। संगत जी वो मुझे नहीं पता कैसे इतना बड़ा लड्डू मैंने खाया, और मुझे यही टेंशन हो रही है कि इसका मेरा क्या होगा, ये बाहर तो निकलेगा ही निकलेगा चाहे कुछ हो जाए। बट कुछ भी नहीं हुआ। हम वापस आए और नीचे जब बैठे तो मैं खुद हैरान थी। कॉमनली होता है कहीं लंगर लगता है तो लोग बांटते हैं, और जो वहां के बड़े होते हैं वो अलग कहीं बैठे, बट यहाँ नहीं था। जो भाव इस वक्त मेरे अंदर है संगत जी, मैं बहुत ईमानदारी से बता रही हूँ, उस वक्त नहीं था। बट एक हैरानी थी और एक लर्निंग सिस्टम चल रहा था कि व्हाट इज न्यू, ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन चल रही थी। गुरु जी सामने बैठे हैं, हम सबको बैठाया है और अपने सामने बैठा के लंगर करा। चार चार जने एक ही प्लेट में, पहली बार जिंदगी में देखा। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई साइज नहीं, कोई कलर नहीं, सामने मेरा प्यारा सा गुरु बैठा है और हम सब लंगर प्रसाद खाते हैं।
अब लंगर प्रसाद आया। संगत जी, सब्जी दाल तो मुझे याद नहीं, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो याद है। सिस्टर ने बोला 2 चपाती आपकी और आपने फिनिश करनी, और साथ में तीखी मिर्ची वाली चटनी, जो कि मुझे अलाउड ही नहीं, बैन है, या खाते ही मेरी हालत खराब हुई। शी सेड आपको खाना पड़ेगा। संगत जी, वो भी फिनिश किया। फिनिश करने के बाद फिर आज्ञा लेने गुरु जी के पास आए और हम घर चले। संगत जी, इसमें आप ये नोट करिए कि मैं 7 बजे की निकली हुई, 9 बजे के बाद लंगर लेकर के हम वापस जा रहे हैं। जो मुझे हर आधे घंटे में पानी पीते ही वॉशरूम भागना होता था, जो लूज स्टमक में हालत होती है, वो ही हालत होती थी मेरी पूरा दिन। वो मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीइंग अ फीमेल जैसे होता है, लॉन्ग जर्नी है, हम एक बार वॉशरूम जरूर गए। उसके बाद संगत जी मैं घर आई। रास्ते में उन दिनों में संगत जी लाइट बहुत जाती थी, और इन्वर्टर भी थोड़ा सोच के चलाने पड़ते थे कि 3-4 घंटे लाइट गई तो डिम हो जाएंगे और फैन भी चलने पड़ते। जब वहां पहुंचे तो पता चला कि 2-3 घंटे से लाइट काफी देर से गई है। मेरी तो और हालत खराब कि इतना खाना खा लिया, वैसे ही गर्मी लगेगी, और अब मेरी तबीयत बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, क्योंकि अब लाइट्स है नहीं, फैन चल नहीं रही, इतनी गर्मी है, एसी और कूलर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बट संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जाके सो गई। सुबह उठी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं 100% ठीक थी, इतने अच्छे कर्म मेरे नहीं होंगे, गुरु जी तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन काफी कंपैरेटिवली काफी इंप्रूवमेंट थी। और सबसे बड़ी बात कि मैंने अभी तक कभी वॉमिट नहीं किया था, जो इतना खाना 300-400 ग्राम मैंने उस रात को खा लिया था। फिर वही जो गुरुजी बोल के आते हैं, अपनी जुतियां दे नाल अपनी अकल बाहर छट के आया कर। अकल ही तो थी जो बहुत ज्यादा चलती थी, लॉजिक्स थे, डिबेट्स में जाना होता था, रीजनिंग होती थी, बस वो ही चल रही थी। क्योंकि उन दिनों में मैं स्टीरॉइड्स खा रही थी। उन दिनों में ऐसे गूगल तो हर चीज का आंसर देता नहीं था संगत जी। एक विकिपीडिया होता था, वो भी कभी कभी आंसर देता था, वो भी जब आप कंप्यूटर प्रॉपरली खोल के बैठोगे। तब मोबाइल का तो था ही नहीं फैशन इतना ज्यादा, और होगा भी तो किसी पॉलिटिशियन या काफी मिलेनियर के पास होगा, हमारे पास नहीं था उस वक्त। तो वहां से मैंने स्टडी किया था कि स्टीरॉइड्स जो होते हैं, मेरे माइंड में एकदम से आया, पक्का इन्होंने ना खाने में स्टीरॉइड्स मिलाए होंगे, तभी मेरे को इम्प्रूवमेंट एकदम से हो गई। देन दिमाग ने बोला, श्वेता, स्टीरॉइड्स तो जितना बॉडी वेट होता है उससे ऊपर दे ही नहीं सकते। वहां पर 10 साल का बच्चा भी था, वहां पर 80 साल के अंकल भी थे, 50 साल 80 किलो के अंकल भी थे, 50 किलो की तुम भी थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना स्टीरॉइड्स थोड़ी कोई मिला के दे सकता है। चलो संगत जी, ये लॉजिक चलते रहे, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। जून खत्म हुआ, जुलाई आया, पता नहीं क्या भाव आया। अगस्त में मैंने अपने हस्बैंड को बोला। बहुत छोटी छोटी बातें हैं संगत जी, छोटे छोटे मिरेकल हैं। जैसे बच्चे को कभी चॉकलेट कभी टॉफी दे के अपने पास बुलाया जाता है, हम नादान बच्चों को भी गुरुजी शुरू में ऐसे ही करते। समझ तो है नहीं, बट वो हमारा पिता, वो समझता है कि हम नादान बच्चे हैं, और जैसे एक माँ अपने बच्चे को छोटी छोटी शैतानियां और गलतियां करते हुए देखती रहती है, मुस्कुराती रहती, रोकती वो तभी है जब वो बहुत बड़ी गलती करता है। और हमारा गुरु भी हमारे साथ है, हमारे आस पास है। एक तू का सब कुछ है, मैं तुझ बिन दूजा कोई नाही। बिल्कुल तुम ही हो गुरु जी, आप हो, माँ हो, बाप हो। गुरु जी भी वही देख रहे थे, एक भाव जाग। मैं अपने हस्बैंड को बोला कि हम गुरु जी के पास एक बार और चलें, थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी था। ऐसे ही भाव जागा, ज्यादा बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगी कि मेरे अंदर वाइब्रेशन आई थी उस वक्त। हाँ, ये लगा था कि उन्होंने मुझे हेल्प की है, और हेल्प की है तो जरूर उनमें कुछ पावर है। और बीइंग अ कॉमन मैन, एक पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास पावर है, उससे थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन ले लें, जाएंगे मत्था टेकेंगे, एक ब्लेसिंग और मिल जाएगी। मिरेकल्स पे ही चल रहे थे हम उस वक्त। संगत जी, गुरु जी, हम मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, उनको कहीं भी बोल दो कि यहाँ जाना है या यहाँ पे इनके
लिए प्रेयर करनी है या इनके पास हाथ जोड़ने है, वो कभी मना नहीं करते। बेकार की रीजनिंग्स वो मेरी तरह नहीं लगा। ही सेड अच्छा चल। अब संगत जी एक छोटी सी बात बताऊंगी जो अब तो मुझे बहुत हंसी आती है, बट तब ठीक है मैं नादान थी। उस वक्त हमारे पास संगत जी फीएट गाड़ी थी, और फीएट गाड़ी हम सबको पता है कि थोड़ी पुरानी होती है तो धोखा दे देती थी। अब अंधेरिया मोड़ जाना था, इतनी आगे तक जाना था एम्पायर स्टेट, तो उन्हें बोला नरेश हम ना रात के टाइम फीएट नहीं लेके जाएंगे यार, रास्ते में रुक गई, बच्चा छोटा है, मुश्किल हो जाएगी, क्या करें। संगत जी उन दिनों में आई थी ये मारुति वैन, रेंट पे मिलती थी, और उसका रेंट काफी था, तो उस हिसाब से उस टाइम के लिए काफी था। तो इनके किसी फ्रेंड ने वो काम शुरू किया था, हमने उनसे रेंट पे ले ली, उन्होंने हमें वो गाड़ी दे दी। संजय जी गाड़ी में बैठ के तो हम जा रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था यार ये तो ऐसी तो विजिट बहुत महंगा पड़ेगा, कि रेंट पे गाड़ी लेके अगर हमने इतनी दूर जाना है तो मेरा तो बजट ही बिगड़ जाएगा। संजय जी मैं दोनों हाथ जोड़ के गुरु जी को यही बोलूंगी कि हर चीज का शुक्राना। मैं उस वक्त, हम लोग मिडिल क्लास सेल्फ मेड थे, तो इन छोटी छोटी बचत और कट्स को हम बिलीव करते थे, और इसमें कोई बुराई नहीं है, और वो गुरु ही है जिसने हमें ऊपर थामा और आगे बढ़ाया। तो संगत जी वो छोटा सा वो फीलिंग थी उस वक्त कि ये बजट को हिलाएगा। कोई मांगा नहीं था मैंने, कोई भाव नहीं था। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जा करके अंदर गुरु जी को माथा टेका है। उस दिन सेकंड विजिट पर हमें नीचे ही बिठाया गया था, ऊपर नहीं भेजा गया था। और उसके बाद मत्था टेकते हुए मैंने एक ही, मुझे नहीं पता, मैंने मांगा नहीं था, एक ही भाव आया कि यार ये महंगा सौदा पड़ रहा है, ऐसे तो मैं नहीं आऊंगी रेंट पे लेकर के, और मत्था टेक के मैं बैठ गई। मैंने कुछ भी नहीं मांगा था, बस ये भाव आया था कि एक तरह से ये था कि यार ये एग्रीमेंट चलेगा नहीं। संगत जी कुछ नहीं मांगा था, लेकिन वो सब जानते हैं, उनको हमारी वो जो बोलते हैं ना, सही बोलती है सारी संगत, कि गुरु जी के दरबार में जब तुम एंटर करते हो ना, तुम्हारे पिछले सारे कर्म, तुम्हारी पोथियां खुल जाती हैं, और वो ऐसे ही मन मन मुस्कुराते हैं, और वो देखते हैं कि कितनी नादानियां हम और करेंगे उनकी शरण में आने के बाद। तो वो तो सब समझ रहे थे, मैं ना समझती। संजय जी बाहर आए, लंगर लिया, बाहर आए। बाहर आए तो सिंगला अंकल ने मेरे हस्बैंड को, संगत जी पिछली बार मैंने किसी से कोई बात नहीं की थी, वहां परमिटेड भी नहीं था नाम पूछना या बात करना, कि बस एक दूसरे के चेहरे देखे होते थे कि ये पहचानता है, ये इसको पहचानता है, ये इसको पहचानता है। कुछ भी कोई काम की बात, कोई पर्सनल बात, कोई बिजनेस की बात मतलब ही नहीं बनता था। गुरु से मिलने आए हैं, गुरु से मिलो, बैठो, लंगर लो और जाओ। समझिए वो डिसिप्लिन जो था, वो जो ऑरा था, उसमें आप बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। गेट पे आए, शूज स्टैंड के पास शूज पहने, तो सिंगला अंकल ने, नरेश जी ने आके मुझे बोला ये अंकल ऐसे बोल। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? तो कहते हैं अंकल कह रहे हैं गुरुजी कहते हैं कि अपनी अक्ल नु ना जुतियां दे नाल बाहर ला के आया करो, ए टीचरां नु ना समझाना बड़ा मुश्किल होता है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ लॉजिक बहुत होते हैं। आई वॉज शॉक कि मैं टीचर हूँ संगत जी बाय प्रोफेशन, कि मैं टीचर हूँ, ये यहाँ पे किसने किसको बताया? और सिंगला अंकल ने, मेरे नरेश हस्बैंड हैं, वो उनको कैसे पता चला कि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, और उन्होंने उनको क्यों ये मैसेज करने किया? बट फिर वही टीचर हूँ, इतनी जल्दी संगत जी समझ नहीं। चलो हम घर वापस आ गए। संगत जी सितंबर की बात है, मम्मी के घर गए, और संगत जी उन दिनों में मारुति, जरा मेरा भी उस वक्त ड्रीम था कि फिएट निकालते ही व्हाइट मारुति लूंगी मैं 800। तो छोटे छोटे ड्रीम होते थे छोटे छोटे सेल्फ मेड लोगों के लिए। संगत जी डैडी के घर गए, डैडी बोलते हैं कि उन दिनों में ऐसे नहीं होता था, हम सड़क पे गाड़ियां रोके, लोग अपने रख देते हैं ला करके, 10 लाख की भी, 20 लाख की भी, बाहर पड़ी है गाड़ी। गाड़ी जिनकी जो भी लेते थे अपनी कोठी में गेट के अंदर लगाकर, कवर लगाकर रखा करते थे, बड़े प्यार से अपनी गाड़ी को धोया पूजा करते थे। तो साथ वाली बिल्डिंग में एक अंकल थे कोठी में, पापा बोलते इनका ट्रांसफर हो रहा है, इन्होंने गाड़ी खरीदी है और ये इसको सेल करना चाह रहे हैं, तुम ले लो। बिल्कुल मतलब कि एक बैंक मैनेजर की गाड़ी है, लिमिटेड, संडे शाम को ही घूमने जाते थे, रोड तो ऑफिस लेके नहीं जाते थे गाड़ी को।
तो इस तरह की गाड़ी है, चली भी कम हुई है, बहुत अच्छी है। तो मैंने बोला पापा मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। ही सेड तू उसको कुछ भी दे रहे, तू ले जा गाड़ी, बाद में देख लेंगे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मांगा नहीं था, बिल्कुल नहीं मांगा था। व्हाइट कलर फिएट, ये मारुति 800, एक पर्सन ने चलाई हुई, कितनी सिंगल हैंडेड, और कितनी चलाई होगी। ऑफिस में तो तब फैशन ही नहीं था मिडिल क्लास गाड़ियां लेके जाए, चार्टर्ड बस में जाते थे। संडे या महीने में एक दो बार रिश्तेदार के घर लेके गए हुए, कुछ खराबी नहीं, और बड़े प्यार से पाली हुई गाड़ी, बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही थी। संजय जी वो फिएट वही डैडी के पास छोड़ के उस गाड़ी में मैं वापस आई। गुरुजी ने मुझे चुना। संजय जी तभी मैं कहती हूँ कि हमें इस चीज का अभिमान नहीं है, लेकिन मान है कि गुरुजी हम आपकी चॉइस हैं। आपने अपने हाथ से हमें छांटा है, अपनी चरनी लगाया है। अब बस आप इस तरह से हमें संभालो, इस तरह से हमें रखो कि हम आपके मान को और बढ़ाएं, जहां भी जाएं हम आपकी संगत कहलाएं। संगत जी वो ही धीरे धीरे प्यार से सहला के, रगड़ के, पोंछ के गुरुजी हमें आगे बढ़ा रहे हैं। हम सबको अपनी जर्नी में लेके जा रहे हैं, स्पीड जितनी भी हो, बट ये खुशी की बात है कि चल रहे हैं हम, उसकी शरण में चल रहे हैं, उसकी गाइडेंस में चल रहे हैं। संगत जी वो गाड़ी आ गई, ये एक छोटा सा खिलौना था मेरे जैसे नादान बच्चे को अपने पास फिर से बुलाने का। शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे उस टाइम के बहुत सारी नादानियां हैं, बहुत सारे बचपने हैं जो मैंने किए, और धीरे धीरे फिर वो मंथली सिस्टम हो गया कि जाने लगे। मैं वीकली नहीं भूलूंगी, शुरू में मंथली ही हम जाने थे। संगत जी ऐसे काफी टाइम निकल गया, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 4-5 साल बाद, पहले तो मैं गुरुजी के सत्संग में जो घर में हुआ करते थे, कोई आ गया नहीं थी। एक बार बस ड्रीम में गुरुजी मेरे सामने नहीं आए थे। मैं उन दिनों में सुनती थी लोग सत्संग करते हैं अपने घरों में, मैं कभी गई नहीं थी। बस गुरुजी की समाधि के बाद एक दिन मैं ड्रीम में आया, गुरुजी पीछे व्हाइट चोले में खड़े हैं, मैं कहीं खड़ी हूँ, मुझे पीछे टैप करके बोलते हैं कि तुम तो अपने घर में सत्संग में बुलाते ही नहीं मुझे। और मैं हैरान, संगत जी मुझे समझ ना आए, कंफ्यूज की सत्संग तब तो, अब तो बड़ा कॉमन हो गया, हर एक अपने घर में कर पा रहा है। कोरोना के बाद तो गुरुजी ने घर घर सत्संग करवा ही दिया, जो उन्होंने बोला था हर घर में सत्संग होंगे। लेकिन उस वक्त मुझे भी समझ नहीं थी और इतने गट्स भी नहीं थे कि मैं गुरुजी का सत्संग करूं, कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो संगत जी मैंने बड़े मंदिर में अभी ये 7 के बाद 8 की शुरू शुरू की 8 या 9 की 2000 की बात होगी, मैंने सिंगला अंकल, मेरे को तो जो डायरेक्ट बात करनी होती थी सिंगला अंकल ही मैक्सिमम कन्वे करवा देते थे गुरुजी से मैसेजेस। सिंगला अंकल को मैंने बोला अंकल ऐसा मुझे ड्रीम आ रहा है, क्या करना चाहिए। दरबार में खड़े होके वहीं पे, तब इतना रश नहीं होता, बिल्कुल शिव मूर्ति के सामने मैंने उनसे ये पूछा, जो मेरे को था कि जवाब आएगा वो उम्मीद जी का जवाब। अंकल ने बोला आंटी ऐसी कोई आज्ञा नहीं है। संगत जी मैं रुक गई। उसके 2 साल बाद संगत जी 2010 या 11 मेरी अपनी सोसाइटी में एक सत्संग हो रहा था। बाहर से किसी ने मुझे मैसेज भेजा 30 किलोमीटर दूर से कि आपकी सोसाइटी में सत्संग है, आप वहां जाए। संगत जी मैं वहां गई, उनसे फोन पे पूछा और मैंने कहा मैं आपके यहाँ आ जाऊं। मुझे कोई तहजीब नहीं थी, कोई समझ नहीं थी कि कैसे जाना है, क्या करना है। मैं वहां गई। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, लेक्चर देना, मैं डिबेट्स में हूँ, मैं स्टेज बोलने से कभी नहीं डरती, कभी हेसिटेट नहीं होती, प्ले में, स्टेज पे, कहीं भी भेज। संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे पहली बार एग्जाम देने कोई बच्चा जाता है, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे को इतना डर लग रहा था कि कहीं मैं अपने गुरु के गुणगान में कोई ऐसी बात ना कहूं, कहीं ऐसा कुछ ना कहूं कि मेरे गुरु का मान कम हो। हमारी कोई औकात नहीं है गुरु जी, आप हमें ब्लेस करते हैं, आप ही हमसे बुलवाते हैं। उस वक्त वो समझ भी नहीं आ रही थी संगत जी, बट
इसका ये रिजल्ट मिला कि मुझे बस ये बोला गया कि आंटी आपने बहुत अच्छा बोला गुरुजी के बारे में। मैं कहा मैं कौन होती हूँ गुरुजी के बारे में बोलने वाली? जो मुझे गुरु ने दिया मैंने वही यहाँ बांटा। मेरी झोली में इतना प्यार, इतना अपनापन भरा उन्होंने, इतनी नहरें भरी हैं कि वो नहरें मैं शेयर तो कर सकती हूँ ना सबके साथ। और ये सच है, जैसे आज आंटी इसमें भजन में बोल रही थी, जब भी कोई तुम्हारे घर पे आता है गुरुजी झोलियां भर के जाता है। पर ये भी सच है गुरुजी कि हम इस लायक हुए ही नहीं है कि उस असली चीज को आपसे मांग सकें। या अभी हमारी जर्नी में बहुत दूरी है, रास्ता लंबा है, कभी तो वहां पहुंचेंगे गुरुजी। तो संगत जी इस तरह से ये मेरा गुरुजी के साथ चल रहा था, आना जाना। इसमें एक चीज और मैं बताऊंगी जिसमें मैं आती है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि गुरुजी ने पहली बार ऊपर बिठाया था, उसके बाद नीचे ही मुझे बिठाया, मेरे साथ मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा था। कि मैं अपनी मैं के बारे में बता रही हूँ, ये छोटा सा इंसिडेंट है। ये बात मुझे समझ में बहुत सालों बाद आई कि गुरुजी जैसे ही आपने देखा होगा एम्पायर एस्टेट में लेफ्ट साइड में 3 रोज बन जाती है, राइट साइड में 2 ही बनती हैं, और बीच में हम लोग संगत जाके गुरुजी के चरण स्पर्श करते थे, माथा टेक। तो संगत जी जब भी मैं जाती थी, सिंगला अंकल वहां खड़े होते थे, रश भर जाता था और हमें ऊपर भेज दे, कोई इशारा कर दिया था। जैसा कि सबको शौक होता है कि हम आगे बैठे, गुरु के पास बैठे, जो हमारा मेन चीफ गेस्ट है उसके आसपास मंडराएं। तो मुझे भी वो भाव आता था। और मेरे साथ क्या होता था संगत जी, हमेशा गुरु जी की राइट साइड पे और अंदर जाते वक्त संगत की लेफ्ट साइड पे 3 जने छोड़ के चौथी सीट जैसे ही मैं मत्था टेक के मुड़ती थी वो खाली मिलती थी मुझे। हमेशा वहां से कोई उठा हुआ पर्सन मिलता था और मैं वहां बैठ जाती। सालों तक ये होता रहा मेरे साथ और मैं इतनी खुश होती थी, इतनी खुश होती थी ये सोच के कि मैं तो ना, अब गुरुजी ना मुझे समझने लगे हैं कि मैं उनको बहुत ध्यान रखती हूँ, उनका बहुत प्यार करती हूँ और उनको मानती हूँ। इसीलिए वो ना मुझे अपने पास बिठा देते हैं और मेरे हस्बैंड और बेटे को ऊपर भेज देते हैं। कि अपने को मैं लॉजिक देती थी कि मैं ज्यादा डेडिकेटेड हूँ, मैंने ज्यादा सरेंडर कर दिया। संगत जी सालों बाद जाके एक सत्संग में मैं बात कर रही थी, तब जाके समझ आया कि श्वेता तू डेडिकेटेड नहीं थी। गुरु अपने पास उसी को बिठाता है जिसके कर्म ज्यादा काले थे। गुरु जी कहता तेरे तो कर्म ज्यादा काले थे, उनके अच्छे थे, उन्हें ऊपर भेज देते थे और तुझे नीचे अपने पास बिठाते थे, तेरे कर्म कटवा। तो संगत जी ये मैं का, मान का, अभिमान का जो स्टेज है ना, सच में बहुत मुश्किल है। नरेंद्र अंकल को आप सब जानते होंगे, उनके सत्संग में हमेशा वो ये बोलते हैं कि वो तो गुरुजी से डायरेक्ट बातें, स्पीच भी जब वो बोलते हैं तो डायरेक्ट गुरुजी की स्पीच बोलते हैं, तो बिल्कुल उनकी आवाज का एहसास होता है। वो हमेशा यही बोलते थे, नरेंद्र मैं ना पर्सन को 8वीं सीढ़ी तक चढ़ा देता, 8वीं पौड़ी तक चढ़ा देना ते उत्थे जाके ना मैं नीचे दी सारी पौड़ियां तोड़ देना। मुझे पंजाबी नहीं आती बोलनी, इसीलिए मैं थोड़ा सा मिक्स करके बोल रही हूँ। उनका सेंस ये होता था कि मैं 8 पौड़ी तक तो काम मोह मोक्ष ये माया की पौड़ियों तक तो ले जाता। जो 8वीं पौड़ी आती है ना, जो मैं की होती है, उस मैं की पौड़ी पर आने पर मैं नीचे की सारी सीढ़ियां हटा देता हूँ और अब वो पर्सन वहीं पे अटकता है। और गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है, हम सब की इस अहम की मैं की पौड़ी को हटाइए, हमें अपने सरेंडर में ले संरक्षण में लीजिए, हमें सरेंडर करना सिखाइए गुरुजी। कितना भी हम करें बहक जाते, भटक जाते हैं, फिसल जाते हैं, बस आप हमारा हाथ मत छोड़िएगा, हमें अपने साथ ही रखिए। तो संगत जी वही है, वही मैं की पौड़ी होती है। और एक थोड़ा सा, ये तो थोड़ा सा लाइट हो गया, एक थोड़ा सा सीरियस भी है। मैं नहीं कहूंगी कि मेरी जर्नी सीधी थी, बहुत उतार चढ़ाव थे, बहुत बार बिलीव करके मैं नीचे भी गिरती थी, ऊपर भी चढ़ती थी।
फिर संभलती थी, फिर नीचे गिरती थी, फिर ऊपर चढ़ती थी। हम डोलते हैं अपनों की परेशानियों में, अपनों के दुख में। जो रिश्ते जोड़े हुए हैं उनसे नहीं उठ पाते हैं और मांगते भी हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे मंगो मत, मनो। बट सदनगत जी, शुरू में तो मैं बोलती थी गुरुजी, जब मैं आपको अपना माता पिता मान रही हूँ तो आपसे बात दिल की करती हूँ, और किससे करूंगी। मांगती भी थी, फिर वे भी बोलती थी फिर आगे आपकी जो मर्जी है। बट भाव रहता था, इच्छा रहती थी। इंसान थी क्या, अभी भी कई बार हो जाती है संगत जी, लेकिन फिर भी है, वो तो गुरु है ना। उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया है, हमारी हर नादानी को वो माफ कर देते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही एक छोटे से और अभिमान की अपनी मैं आपको जर्नी सुनाती हूँ। एक साल ऐसा आया जिसमें मुझे हर महीने किसी ना किसी सत्संग में बोला जाने लगा कि आप कुछ शेयर करेंगे, और मुझे स्पेशली बुला के बोला जाने लगा आप शेयर करें। संगत जी, मुझे ये नहीं था मैं शेयर कर रही हूँ और बोल रही हूँ। मुझे कहीं से एकदम ना रेस्टलेसनेस लगी उस वक्त, और मुझे ये लगा कि ये क्या हो रहा है। हर एक मुझे बुला के बोलता है तुम वचन दो, प्रवचन दो, ये हो क्या रहा है। मैं शिवानी तो नहीं बन रही सिस्टर। तो वो अजीब सा पता नहीं क्या था, वो भी गुरु के खेल न्यारे हैं। जैसे शिव पुराण में शिव की लीला होती है, नारायण जी को भी वो मति भ्रष्ट मति कर देते हैं, अपने मुंह में ले लेते हैं। हमें नहीं समझ आता हम क्या करने लगते हैं, क्या सोचने लगते हैं। तो संगत जी, एक बार एक आंटी थी, उन दिनों की बात है, उन्होंने मुझे बोला श्वेता आंटी, आज सुबह भी एक सत्संग है और दोपहर को भी है, आपको दोनों में है। संगत जी, मैंने बोल दिया आंटी मैं तो नहीं आऊंगी। मैंने उन्हें बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि उन दिनों मेरे पे ये हावी हो रहा था कि कहीं लोग ना मुझे वो साड़ी वाइट गिफ्ट करके प्रवचन वाली आंटी ना बना दे। आई डोंट नो वो क्यों आया, किस लिए आया। और मैंने वो मना कर दिया और मैंने बोला गुरु जी मैं नहीं करूंगी ऐसे सारा दिन वो प्रवचन देना प्रवचन देना, मैं तो सिस्टर शिवानी बन जाऊंगी। ये मेरी अपनी बात थी गुरु जी के साथ। संगत जी, आप बिलीव करेंगे, ये बात है नवंबर या दिसंबर की। ये बात मैंने आंटी को बोली, उसके बाद मुझे किसी ने नहीं बोला सत्संग करने का। मैं सत्संग में जाती थी, बैठती थी, कोई नहीं बोलता था कि आप शब्द शेयर करें। संगत जी, मार्च आते आते मैं इतनी रेस्टलेस हो गई कि मुझे अंदर से कुछ हो कि ये क्या हो रहा है। मेरे को इतना अच्छा मौका अपने गुरु की गुणों को गाने का मिला था, उनकी मेहरों को बताने का मिला था, और मैंने ये क्या किया। अब मेरे अंदर बेचैनी शुरू हो गई। दिन रात मैं गुरुजी से माफी मांगू कि गुरुजी मेरी मैं के लिए नहीं, अभिमान नहीं था, मुझे नादानी थी कि मुझे लग रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं उसे स्वीकार नहीं कर पा रही। संगत जी, पूरा मार्च में सॉरी बोलती रही, गुरुजी को बोलती रही। एंड में, मार्च के एंड में गुरुजी ने एक सत्संग में गए। वहां पर पता नहीं कैसे वो अंकल बोलते हैं आज हमारे बीच श्वेता आंटी बैठी हैं और वो हमारे गुरुजी के गुणगान करेंगी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करो, वही चीज जो पहले सत्संग वाले दिन मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे कि मेरे गुरुजी ने मुझे बख्श दिया, मेरे मैं को खत्म किया। मुझे नहीं पता वो क्या था, मुझे नहीं पता आज ये चीज मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, बट गुरुजी की आज्ञा है। क्योंकि कई बार हम लोग जिसकी मेहर पर, जिसकी डोरियों के सहारे चल रहे होते हैं ना, उन डोरियों को ही हम अपना समझ लेते हैं। ये नहीं समझते कि उसे चलाने वाला वो है, हमारी कोई औकात ही नहीं। तो उस वक्त वो थोड़ा सा खींच के, हम उसकी पतंग है, ढील देते हैं। वो ढील में जब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, अपनी समझ से उड़ने लगते हैं, वो हल्के से खींचते हैं, क्योंकि पतंग को आप झटके से खींचोगे तो फट जाएगी। वही हमारा गुरु करता है, हमें बड़े प्यार से खींचता है और हमें फिर से सही रास्ते पर ले जाता है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सब डोलते हैं, हमेशा हम सेवादार आपस में जब बात करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। ये हमारी जर्नी है, हम उठेंगे भी, हम गिरेंगे भी, हम संभलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी डोरी उनके हाथ में है, वो हमें नीचे नहीं होने देंगे। थोड़े से अप डाउन आएंगे, ये मेरा विश्वास है कि वो हमें पार लगाएंगे।
और शायद इस जन्म में हमें ये अकल दे दें, बुद्धि दे दें, सद्बुद्धि दे दें कि हम उनसे वो चीज मांग सकें जो हमें समझ भी नहीं है होती क्या है। बट अब यही है कि जो कहा जाता है कि जब तुम कुछ नहीं समझ आता ना, जैसे महाभारत के युद्ध में कृष्ण से बोला था कृष्ण ने कि नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए, तो अब तो ये समझ आ गई है गुरुजी, पूरी सेना, पूरे जो भी गिफ्ट्स हैं, चीजें, धन दौलत, सब मिल जाएगा अगर एक आप मिल जाओ। आप मिल गए तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जहां आप हो वही हम। फिर भी हम सब इंसान हैं, नादान हैं, अपनों के लिए भी मांगते हैं। इसका भी गुरुजी ने हमेशा बोला था, ये वचन है गुरुजी का, कि अगर परिवार का, फैमिली का एक भी पर्सन मेरे पास आता है तो पूरी फैमिली को वो संभाल लेते हैं। लेकिन ये विश्वास आते आते ही बहुत देर कर देते हैं हम लोग, फिर मांगने बैठ जाते हैं। फिर हम मांगते हैं उसके दर के, मानते भी हैं तभी तो मांगते हैं ना गुरुजी, मानते नहीं तो मांगते कैसे। लेकिन अब ये मांगने की आदत भी धीरे धीरे आप कम करा दो। बस यही करें, तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे दरबार में, जैसे भाई चमन दास जी कहते थे कि अपने दरबार में इतनी जगह दे दो कि बस चौकड़ा मार के बैठ जाएं और आपके गुण गाएं। जय गुरु जी। संगत जी, आ, एक और मैं सत्संग शेयर करना चाहूंगी आप सबके साथ। ये है मंत्र जाप की शक्ति का। संगत जी, गुरु जी का मंत्र, बेसिकली तो हम मूल मंत्र को ही अपनाते थे, लेकिन धीरे धीरे जो बाद में हम लोग आए तो हमें जो मंत्र मिला था, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, इस मंत्र जाप के लिए मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो गुरुजी ने मुझे दिया, समझाया। मंत्र जाप में जो शक्ति है वो कहीं नहीं है। जब भी मन उदास हो, अचानक बेचैन हो, कारण नहीं समझ आए, कहीं भी दिल नहीं लगे, कहीं भी काम ना बने, एक ही सॉल्यूशन, एक ही दवाई है, एक ही मिरेकल है, मंत्र जाप। संजय जी, ये सुनने में नॉर्मल सी घटना है, लेकिन जिंदगी की ब्लेसिंग्स वाली बात है। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन है। एक बार की बात है, मेरा बेटा गया था पंजाब की तरफ अपनी फ्रेंड्स की शादी। गाड़ी में 3-4 दोस्त गए थे और इन्होंने बोला था, रात को फोन आया कि मम्मा ऐसा करेंगे, शादी के बाद ना हम रात को ही निकल आएंगे 11-12 बजे तक और 4 बजे तक घर आकर के सो जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। जैसे एक, आजकल दिल्ली, आज की बात नहीं है संगत जी, 8-10 साल तो हो गए इस बात को, तो तब की बात है। तब दिल्ली में हाईवेज भी इतने अच्छे नहीं थे और एक्सीडेंट होते थे, यंग बच्चे गाड़ी चला के जा रहे हैं, तो माँ बाप का दिल तो बेचैन होता ही। बेशक हम गुरुजी को भी हिला हिला के जगह जगह के बोलेंगे, गुरुजी देखो ना, ठीक है ना सब, लेकिन हम बेचैन होते हैं, ये मानते हुए भी कि गुरु हमारे साथ बैठा है, लेकिन हम भी अपनी माँ बाप होने का फर्ज पूरा करते हैं और बेचैन होते हैं। तो सेम सिचुएशन होती है। बट जब बच्चों ने, इतने में मेरे बेटे का फोन आ गया कि मम्मा ऐसा कर रहे हैं, हम रात को शादी लेट होगी तो हम सो जाएंगे यहीं पे और सुबह सुबह 4-5 बजे निकल के आएंगे। तो उसके बाद मैं रिलैक्स हो गई। 10-11 बजे इनका फोन आ गया कि हम तो वहीं सो रहे हैं और बाद में आएंगे तो सुबह निकल के आएंगे। जैसे होता है कि बच्चा आने वाला है, हम जागते रहते हैं, कहीं ना कहीं बेचैन रहते हैं। अब जब उन्होंने बोला हम नहीं आ रहे, मैं आराम से सो गई। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, रात को 2 बजे के करीब मैं उठ के बैठ गई। क्यों बैठी मुझे नहीं पता, एकदम घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कारण नहीं समझ आ रहा। पानी पिया, घूमा, वॉक किया, नींद नहीं आ रही, कुछ बेचैनी है, कुछ बेचैनी है। सबसे पहले हमारा ध्यान अपने बच्चों की तरफ जाता है। वो ध्यान आया कि बच्चा तो वहां सो रहा है आराम से, अब तो वो सो गए होंगे, 2 बजे क्या उसको फोन करके बुलाऊं, बात करूं, अच्छा भी नहीं लगता, और यंग बच्चे जवाब भी फिर गुस्से में देंगे। मैं बैठ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुरु जी ने, संगत जी, एक बड़ा क्यूट सा, अभी भी मेरे सामने है,
उस टाइम की बात है 2000 की। उस टाइम इतने स्वरूप गुरुजी के नहीं मिलते थे, इतनी आसानी से भी नहीं मिलते थे। कभी कभी गुरुजी खुद अपने हाथ से वहां पे संगत को स्वरूप दिया करते थे, या कई बार सिंगला अंकल भी बांट देते थे। ये स्वरूप वही छोटा सा क्यूट सा स्वरूप है जो गुरुजी का मुझे वहां से मिला हुआ है। एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, ये प्लास्टिक है, उसमें एक सेफ्टी पिन है, और मुझे सबसे बड़ी हैरानी ये होती है, 20-22 साल होने को आ रहे हैं, उस सेफ्टी पिन में आज तक जंग नहीं लगा है। आज तक एज इट इज है, उतना ही चमक रहा है। मेरा गुरु भी, उसका स्वरूप भी, और सेफ्टी पिन भी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं ना जब भी ऐसे बेचैन होती हूँ, स्वरूप को हाथ में लिया और मंत्र जाप करने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। आधे घंटे बाद मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिला, मैं वापस सो। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 3:30-4 बजे घर की बेल बजी। दरवाजा खोला, बेटा आया था, और उसने ये बोला कि मम्मा, हम लोग को लगा शादी तो निपट गई और आई क्या, हम निकल आए रात। आके वो सो गया, मैं भी सो गई। दूसरे दिन बोलता है, मम्मा आपको पता है कल तो हम मरते मरते बचे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, पीछे से जो गाड़ी आ रही थी और आगे एक गाड़ी, 1 इंच भी नहीं होगा जिस मार्जिन से वो गई है, हमारी तो गाड़ी उड़ जाए। और संगत जी, उन दिनों में काफी एक्सीडेंट के हाईवे पे केसेस आ रहे थे कि यंग बच्चों की पूरी गाड़ी पलट गई, ये हुआ वो। संगत जी, उसने रात को बोला, मैंने कहा कितने बजे का टाइम था, कहते 2-2:15। ये है मेरा गुरु संगत जी। कुछ कर्म हमें खुद भी करने हैं, सब गुरु ने नहीं करना है। 90% उसने ले लिया, 10 तो मेरा है। अपना कर्म तो मैंने काटना है। जो एक माँ का कर्म था, फर्ज था, गुरु ने मुझे जगाया, उठाया और बताया, प्रेयर कर, पाठ कर, मंत्र जाप कर। तुझे अगर अपनों का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है। तो संगत जी, सरेंडर तो हम सब ने किया है। सरेंडर के बाद क्या सब बोझा गुरु उठाएगा? नहीं। अपना कर्म तो काटना है, पाठ तो करना है, सत्संग भी करना है, उसके साथ कनेक्शन भी करना है, और सबसे पहले मंत्र जाप करना है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, विक्रम अंकल अगर आ गया हो तो कुछ और शेयर करूं? जी आंटी, प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैं थोड़ा सा, काफी सत्संग है, बाकी कब क्या गुरु जी कहलवाते हैं मुझे भी नहीं मालूम। जो भी कहलवाते हैं उसका कोई कारण होगा, किसी के लिए होगा। तो संगत जी, अभी रिसेंटली कोरोना के बाद जब सत्संग शुरू हुए, तो एक अंकल हैं, उनके घर काफी अच्छा सत्संग होता है, काफी संगत आती है, और काफी गुरुजी का ओरा होता है। पूरा उतना ही डिसिप्लिन, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, उतनी डेडिकेशन होती है। 2 घंटे हम में से किसी को नहीं पता कैसे निकल जाते हैं। तो संगत जी, उन अंकल का मैसेज आया कि हम शुरू कर रहे हैं थोड़ी कम संगत के साथ, कोरोना के बाद आप आइएगा। संगत जी, हम वहां गए। मुझे नहीं पता ये क्या था, बट ये इस चीज का मैसेज क्या था, ये हमें अभी मैं आपसे शेयर करूंगी। संगत जी, वहां बैठ करके मैं सबसे, गुरुजी ने एक बार मैंने सुना था, उसके बाद से मैंने कोशिश की है कि मैं उस चीज को फॉलो करूं। वो डॉक्टर पुनीत थे, उनको उन्होंने बोला था, बजाज अंकल को। बजाज अंकल एक बार लेट आए थे, तो गुरुजी ने उनको बोला था, गुरु वडा कि तू वडा, कि गुरु नु इंतजार कराना है कि मैंने आपको जिस टाइम पे बुलाया है, आप बाद में आते हो, आपको उससे पहले आना चाहिए। कि पहले गुरु आपका आके इंतजार करेगा या आप आओगे और गुरु का इंतजार करोगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सत्संग में जो टाइम है उससे कुछ देर पहले ही पहुंच जाऊं, ताकि मैं अपने गुरु का वेलकम कर सकूं। तो संगत जी, कल के सत्संग में मैंने टाइम गलत पढ़ा था, मैं लेट हुई हूँ येस्टरडे। और एक, मुझे नहीं पता वो क्या था, उसका भी कोई ना कोई पक्का कारण होगा, मैंने टाइम ही गलत पढ़ लिया था। और एक, मैं बेंगलोर में 4 साल पहले मैं लेट हुई थी, मुझे नहीं पता, उबर वाला नया शहर था, मुझे घुमाता रहा, और उस दिन भी मैं क्यों लेट पहुंची थी मुझे आज तक उसका आंसर नहीं पता।
और अब तो संगत जी मैंने आंसर ढूंढने ही छोड़ दी, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन उठने ही बंद हो गए। बस यही रहता है, बस अपनी रजा में राजी रखना। तुम बुलाओगे तो भी तुम्हारी मर्जी, तुम घुमाओगे तो भी तुम्हारी मर्जी, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने गुरु का वेलकम करने के लिए जरूर पहुंचूं। तो संगत जी इसी बात पे बता दें कि हम वहां पहुंचे, आगे बैठी हुई थी, मैं जाके बैठ गई मेडिटेशन में। आंटी ने वहां पे गुरुजी का भोग प्रसाद लगाया होगा। तो मेडिटेशन में बैठे बैठे मुझे क्या दिख रहा है कि गुरुजी सामने ही बैठे हैं और मुझे कुछ नहीं दिख रहा, टेबल है या प्लेट कहाँ रखी है, बस गुरुजी का चोला भी नहीं दिख रहा, गुरुजी के हाथ दिख रहे हैं, गुरुजी लंगर प्रसाद खा रहे हैं वो दिख रहा है। और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने हाथ आगे बढ़ा दिए, जैसे बच्चा अपने हाथ आगे बढ़ाता है, गंदे हो गए हैं हाथ कि पोंछ दो इसको। तो मैंने आसपास देखा, गुरुजी का टॉवल वहां मुझे नहीं देखा, ये मेडिटेशन में दिख रहा था संगत जी। तो मैंने उस दिन चुन्नी पहनी हुई थी, जैसे होता है, अपने मदर को या बड़ों को देखा था, मैंने चुन्नी आगे कर गुरु जी के, उन्होंने उसे पोंछ लिया और मेरी आंख खुल गई संगत जी। अब मैंने देखा आंटी उस वक्त वो प्रसाद की थाली लेके वापस जा रही थी, जो मुझे दिखा। और मैं आगे पीछे देखी कि इसमें टॉवल है कि नहीं, है कि नहीं, गुरु जी ने क्यों मांगा टॉवल। चल, बट मुझे अंदर से ये लगता है संगत जी, जब कोई अपने घर में दरबार लगाता है, इतने मान से गुरु जी को बुलाता है, तो मेरा कोई हक नहीं बनता मैं उनको टोक। मैं थोड़ी देर चुप बैठी रही। अब मुझे बार बार लगे, नहीं श्वेता इनको बोलो कि गुरु जी का टॉवल रख दें, गुरु जी ने मांगा था तो वो रख दो वहां पे, अगर नहीं तो। और इस वक्त मुझे एक और सत्संग याद आ गया, तो मैंने ये हिम्मत की अंकल को कहने की। एक बार नरेंद्र अंकल के यहाँ पर सत्संग हो रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मेडिटेशन में बैठे बैठे मुझे गुरुजी की आवाज आई। संगत जी मुझे तब तक नहीं था पता कि गुरुजी जब भी किसी आंटी के घर, लस्सी आंटी या कुछ और आंटी जो पुरानी गुरुजी से जुड़े हुए थे, उनके घर जाते थे तो पराठे बनवाते थे और मिर्ची और आलू प्याज के पकौड़े बहुत बनवाते थे। मुझे नहीं था पता तब तक, मुझे बस अपने आप ही आवाज आई, उठ मिर्ची ते प्याज के पकौड़े बना। मैं हैरान हो गई कि ये कैसे। फिर मैं उन दिनों में संगत में सत्संग में जाते थे तो हम सेवा ले लेते थे। मुझे लगा मुझे ना गुरुजी आज्ञा दे रहे हैं कि किसी के घर जा करके अगली बार जहां भी आप जाओगे वहां पे मिर्ची प्याज आलू के पकौड़े लेके जाना। मैं आराम से फिर मेडिटेशन पे बैठ गई। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, उठ आलू प्याज के मिर्ची के पकौड़े बना। अब मुझे लगा ये क्या हो रहा है, गर्मी का महीना था संगत जी और एसी काम नहीं कर रहे थे, 150 की संगत एक फ्लैट के अंदर भरी हुई थी, सफोकेशन हो रही थी। मुझे लगा कि इस वक्त मैं इनको जाके बोलूंगी, ये किचन में अपना लंगर प्रसाद बना रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। और मैं चुपचाप बैठी रही, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया कि इसका करना क्या चाहिए। मुझे लगा मैं नरेंद्र अंकल से पूछती हूँ, फिर वो बात टल गई। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा रश कम हो जाए कि 10:30-11 बजे लंगर खा के काफी लोग निकल जाएंगे, जो 20-25 जने बचेंगे तब मैं पूछूं। संगत जी 11-11:30 बजे सब लोग चले गए। 12 बजे दोबारा चाय प्रसाद बना, कड़ा प्रसाद बना, मुझे नहीं याद आई ये बात। उसके बाद नेक्स्ट डे 2 बजे हम अपने घर निकले हैं, वहां से घर पहुंचे। नेक्स्ट डे 10 बजे जब अंकल से फोन पे बात हुई तो मुझे याद आया। मैंने कहा अंकल मुझे तो ऐसे हुआ। अंकल ने मुझे बोला बड़े प्यार से डांटा कि श्वेता आंटी, जब मेडिटेशन में सत्संग के टाइम गुरुजी आपको कुछ बोलते हैं या कुछ इंडिकेट करते, इसका मतलब है वो वहां है, आपको वो काम करना है। संगत जी मुझे नहीं पता, मुझे गुरुजी ने बोला, जब बोला तो मेरी सेवा क्यों नहीं ली, ये भी उनकी मर्जी है। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। हो सकता है मेरी नादानी के रास्ते धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो संगत जी यही सत्संग मुझे याद आया, तो मैंने अंकल को सिंपली बोला बाहर ले जाके, अंकल आपने टॉवल नहीं रखा था। अंकल ने एकदम से बोला हाँ आज आंटी रखना भूल गई। तो संगत जी इससे मुझे यही मैसेज मिला कि अगर आप कहीं दरबार में जाते हैं और आपको कहीं से कोई वाइब्रेशन आती है तो बड़े प्यार से, बड़ी शांति से, कमांड के भाव से, वो गुरु जी की आज्ञा होती है। आप जिनके घर में दरबार है उस सेवादार को वो मैसेज जरूर कन्वे कर दीजिए। मुझे नहीं पता उसका क्या कारण है, लेकिन अब गुरुजी मेरे पास क्यों आए, नरेंद्र अंकल के पास क्यों गए, इसके पास क्यों गए, व्हाई एंड हाउ मैं नहीं करूंगी।
बाकी वो सेवादार की श्रद्धा है। अगर ऐसा कोई मैसेज आया है तो आप शेयर जरूर करिए, अंदर मत। सत्संग संगत जी, ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, कई बार उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, संभाला है। दिन रात हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उठ रहे हैं, उनके साथ उनके गुणगान कर रहे हैं। जर्नी अभी लंबी है, बट मेरा यही विश्वास है कि गुरु जी ने हम सबको अपने पास ले लिया है, अपनी शरण में ले लिया है। और कोरोना के बाद तो हम सब ये मानते हैं, जो हालत पूरे वर्ल्ड में हुई है, मैं नहीं कहती किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा, कर्मों का खेल ये भी है। हम में से बहुतों ने बहुत कुछ खोया भी है, बट सबसे बड़ी चीज जो पाई है वो अपने गुरु से नजदीकी, अपने गुरु की नजदीकी, अपने गुरु को अपने और पास पाया है। जो पूरी दुनिया, पूरे रिश्ते अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठे थे, एक ये हमारा गुरु था जो हम सबके पास, चाहे स्वरूप में था, चाहे छोटे पेंटिंग में था, चाहे छोटे से बैच में था, ब्रेसलेट में था। हम सब ने उसको उन रातों में, उस 1.5 साल में अपने हाथों में, अपनी सिराने के नीचे, अपने बच्चों पे, अपने माँ बाप के साथ रखा है कि कुछ भी नहीं है गुरुजी, बस आप हो, आप ही हमारी रक्षा करें। और अगर कुछ खोया है तो वो भी उनके कर्म थे, जरूर उनको गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी होगी। मैं गुरुजी को हर चीज के लिए शुक्राना बोलूंगी और यही बोलूंगी, गुरुजी आपने हमें चॉइस किया है, आप हमें अपनी चॉइस मानते हो। हम नादान हैं, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें नहीं मालूम हमें क्या चाहिए। हम मांगते हैं, हम मांगते भी हैं, फिर बोलते हैं अच्छा जैसे आपकी मर्जी। तो प्लीज गुरुजी हम सबको इतनी सद्बुद्धि दो कि हम आपके दिखाए हुए रास्ते पे चल सकें, आपके बताए हुए वचनों पे चल सकें। जैसा आपने कहा है कि सेवा अपने घर से शुरू करो, अपने पति पत्नी, एक दूसरे की सेवा करे, अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की। गुरु जी ने, संगत जी, कभी नहीं बोला कि अपना घर परिवार काम छोड़ के मेरे पास आओ। सब काम निपटा के तभी वो शाम को हमें बुलाते थे। और कभी भी पूरे दिन का काम करने के बाद, शाम को इतनी दूर जाने के बाद, रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे तक रुकने के बाद दूसरे दिन सुबह हम उतने ही चार्ज होते थे, उतनी ही पावर होती थी। क्यों? क्योंकि गुरु का लंगर, गुरु के लंगर को हमने अपने अंदर लिया, गुरु की ब्लेसिंग्स को हमने अपने अंदर लिया और उसके मिरेकल्स को हमने अपने अंदर लिया और उसके थ्रू हमने हर कर्म को पूरा किया है। ऐसे ही मैं यही चाहूंगी, गुरुजी आप अपनी मेहर हम सब पर बनाए रखिए, सारी संगत को खूब ब्लेसिंग्स दीजिए, सही रास्ते पर चलवाइए और हमें इस लायक बनाइए कि हम किसी की सेवा कर पाए, किसी की जरूरत को पूरा कर पाए, किसी का सहारा हम भी बन पाए, आपका सहारा लेने के बाद। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना विक्रम अंकल, शुक्राना बड़े मंदिर के सब सेवादारों का, हर पर्सन का, पूरे यूनिवर्स का शुक्राना। और यूनिवर्स में भी सबसे ऊपर मेरे गुरु का शुक्राना। शुक्राना, धन्यवाद। जय गुरु जी।